हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब लाइव सेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से हम लोग नहीं आ पाए आप लोगों के बीच। और जो हमारी ये जो क्लासें रहती थी, यानी कि जो मॉर्निंग में आती थी हमारी 9 से 10 बजे की, अब इसमें भी कुछ समय का भी चेंज कर दिया है, क्योंकि एकेडमी हमारी ओपन हो चुकी है। ऐसे में मॉर्निंग में हमारी क्लासें चलती है लगभग 11, 12, 1, 2 बजे तक। तो फिर लाइव तो हम सुबह मॉर्निंग में नहीं आ पाएंगे, लेकिन अब आप सभी लोग जो है हम लोग अब रोज़ाना शाम को लाइव आएंगे। शाम को मतलब 8 से 9 बजे आप लोग रोज़ाना हमसे जुड़िएगा। और जिस तरह से पहले हम लगातार उत्तराखंड और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच ला रहे थे, ठीक इसी तरह से हम लोग आगे भी आपके बीच अब कंटिन्यू लाते रहेंगे। इस दौरान बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, तो उस समय कुछ कारण रहे जो हम आपके बीच लाइव नहीं आ पाए। लेकिन आज से अब आपके बीच रोजाना जो ये हमारी वीडियो या जो क्लासें आती थी उत्तराखंड हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, ये डेली आएगी दोस्तों। तो चलिए, इसमें भी आपको मैं बताना चाहूँगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक आज दूसरी चीज़ मैं आपको देख लीजिए, आज हमने पोस्टर भी नया चेंज कर दिया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, रोजाना जुड़े शाम को 8 PM, यानी कि 8 बजे रोज आएंगे और 8 बजे से आपकी ये क्लास हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले मैं यानी उत्तराखंड के क्वेश्चन लेकर आऊँगा और उसके बाद आपके बीच दोस्तों सुभाष सर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। साथ ही साथ आपको दिखाई दे रहा होगा 8 बजे आपको आएंगे। और इम्पोर्टेंट क्या है, आप सभी जानते हैं कि वीडियो, बीपीडीओ, बंदी रक्षक, कनिष्ठ सहायक और पटवारी, इसके अलावा और भी जो पद आए हैं उन सभी के लिए बहुत ही स्पेशल या इम्पोर्टेंट है हमारे ये वाले प्रश्न। इसके अलावा एक और मैं आपको बात बोलना चाहूँगा, हम लोगों ने दोस्तों एक और प्रयास किया है और ये प्रयास आपको पीछे दिख रहा होगा। प्रयास उन लोगों के लिए किया गया है जो लोग कोचिंग संस्थानों में जाकर अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा यदि उन्हें बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें ना तो कोर्स पढ़ने में मजा आता है, कोर्स परचेज करके मजा आता है, उन्हें डायरेक्ट लाइव क्लास में मजा आता है। तो उन्हीं के लिए हम लोगों ने दोस्तों ये प्रयास किया है। कुछ छात्र थे जो लगातार हमें भी मैसेज करते थे कि आप जो है लाइव क्लासेस शुरू कीजिए। तो हम लोगों ने जो है स्पेशल ऑनलाइन क्लासेज, जो लाइव क्लासें हमारी चलेगी, ये वीडियो, बीपीडीओ, पटवारी, कनिष्ठ सहायक, समाज कल्याण अधिकारी, पुलिस, जितनी भी आगामी ग्रुप सी समूहों की परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए ये कक्षाएं हमारी रामबाण साबित होने वाली है। इसमें दोस्तों क्या होना है, ये रोजाना शाम को हमारी क्लासें चलेगी और क्लासें 7 से 8 उत्तराखंड की और बिल्कुल लाइव क्लास चलेगी। इसके अलावा 8 से 9 हिंदी की क्लासें चलेगी। और साथ ही साथ दोस्तों क्लासें कहाँ पर चलेगी, तो इसके लिए आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जूम ऐप होना चाहिए। अगर आपके पास जूम ऐप है तो उसी में डायरेक्ट सीधा आप लोग इन दोनों कक्षाओं का आनंद ले सकते हैं। और खास बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो बात है दोस्तों आपकी यहाँ पर ये वाली, यानी कि 90 दिनों में संपूर्ण कोर्स हम पूरा करवाएंगे। 90 दिनों का मतलब है कि उत्तराखंड और हिंदी का जो पूरा की पूरा कोर्स है वो 3 माह में लगातार आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई आगामी जो परीक्षाएं हैं आपकी उत्तराखंड और हिंदी की बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। इसके अलावा ये कब से शुरू हो रहा है, तो दिनांक 16 जुलाई से हमारा शुरू हो रहा है। 16 जुलाई का मतलब अगला जो आने वाला है, उस 16 तारीख से ये कक्षाएं हमारी संचालित होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, अब आप इन कक्षाओं का कैसे लाभ ले पाए, है ना, हमारे पास बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कल भी आ चुके हैं। इसके अलावा यदि आप भी चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर रखा है कि रजिस्ट्रेशन आप इन नंबर पर करवा सकते हैं और तभी जाकर आप हमारी ये जो गूगल मीट ऐप पर क्लासें चल रही हैं, इन क्लासों का लाभ ले सकते हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है, तो आपको यहाँ पर ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि व्हाट्सएप पर मैसेज कर अपनी सीट आप पक्की कर सकते हैं। भाई कैसे, ये नंबर दिखाई दे रहा है, या तो 81 इस वाले नंबर पर आप कीजिए, या फिर आप इस नंबर पर, ये दोनों के दोनों व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना लिखकर भेजना है, अपना नाम लिखना है प्लस अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और आपका हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और 16 तारीख से जब हमारी शाम को ये कक्षाएं होगी, तो डायरेक्ट यूट्यूब पर, सॉरी क्या कहते हैं, ये जो कौन सा है पीछे, जूम ऐप, इस पर हम लोग आपको लिंक भेजेंगे और आप सीधा हमसे जुड़ पाएंगे और इन लाइव क्लासों का आनंद ले पाएंगे। तो बहुत अच्छा है, आप लोग जरूर जुड़िएगा। और इसमें दोस्तों फायदा ये होने वाला है, एक तरह से बिल्कुल लाइव क्लासें हैं, आपके नोट्स भी साथ साथ बनते रहेंगे और सारी डिटेल से उत्तराखंड और हिंदी की क्लासें हम आपके बीच लेकर आने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपके बीच दी, और कुछ एक ये जानकारी भी थी कि जो लोग हम लोग 9 से 10 बजे आते थे, अब हम लोग शाम को रोजाना 8 से 9 के बीच आएंगे। तो आप लोग जो रोज जरूर हमसे जुड़िएगा अगर आप हमारे इन इंपॉर्टेंट प्रश्नों को क्या कहते हैं, करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत कर लेते हैं आज के। हम देख लीजिए कहाँ पर हम लोग छोड़कर चले गए थे। हमें भी भाई बड़ी याद आती थी, बहुत ज़्यादा, मैं भी मिस करता था आप लोगों को। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी थे बेचारे जिनका मैसेज आता रहता था कि सर कहाँ हो, इतने दिनों से क्यों क्लासें नहीं आ रही। और बहुत सारे भाई ऐसे भी थे जो सिर्फ स्वार्थ के लिए यहाँ पर जुड़ते थे। स्वार्थ का मतलब है कि क्लास चल रही है तो बहुत बढ़िया, बाकी अगर इतने दिन क्लास नहीं आई तो पूछते भी नहीं है कि सर को क्या हो गया होगा, सर की हालत ठीक भी होगी
कोई मतलब नहीं है। अब आज मैं आ गया हूँ तो आज फिर से आ जाएंगे, अपना काम निकाल कर चले जाएंगे। तो भाई थोड़ा सा ये भी रखा करो भाई, क्योंकि हम लोग एक परिवार हो गया है। बहुत सारे बेचारे मैसेज करते हैं कि सर तबीयत ठीक है, क्या हो गया, क्यों आप नहीं आ पा रहे हैं। तो अच्छा लगता है हमको भी, है ना। हमको भी जब इतने दिन नहीं आ पाए तो थोड़ा सा अजीब सा लगता था कि भाई लाइव क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं। हमारा एक परिवार उधर भी है आप लोगों का। तो आज से रोजाना आएंगे और डेली इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपके सामने लेकर आएंगे। लास्ट में हम लोगों ने छोड़ा था, यानी कि उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 37 तक कंप्लीट हो चुका है। जो लोग 37 तक नहीं देख चुके हैं वो लोग जाकर पहले उसको देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वहां पर पीछे भी इंतजार कर रहे हैं। बाकी आगे 38 से हम लोग लगातार चलेंगे और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करते हुए चले जाएंगे। समय बहुत कम है। जो समझदार है, जिसे पता है कि मुझे इस समय नौकरी की जरूरत है और ये आपके लिए बहुत बड़ा आखिरी चांस है, पूरा भाग्य बदलने वाला है। इस समय इतनी सारी पोस्ट है, 100% आपका एग्जाम होना है। एग्जाम आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीनों में लगातार एग्जाम होने हैं। देख लीजिए, फॉरेस्टर का एग्जाम एडमिट कार्ड आ चुके हैं। लगातार इस समय भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो फॉरेस्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं। आगे प्रवक्ता का भी आ जाएगा, प्रवक्ता का भी अगले महीने एग्जाम हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड का ग्राउंड भी हो जाएगा। भाई चुनाव है, चुनाव के लिए लगातार ये एग्जाम करवाएंगे दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं हम लोगों को कि भाई आपका जो कोर्स चलता है, मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमें मैसेज कुछ गलत तरीके से भी करते हैं कि आप लोग तो पेड कोर्स चलाते हैं, कुछ लोगों से सीख लीजिए कि जो फ्री में पूरी क्लासें देते हैं यूट्यूब पर आकर। तो भाई उनके लिए मैं सीधा सा एक बात बताना चाहूँगा, उन ऐसे जिन लोगों ने हमें ऐसे मैसेज किए हैं कि हम लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं और हमारा जो सिस्टम भी है, एकेडमी स्थापित है तो इसीलिए है क्योंकि हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं और बिल्कुल एक सीक्वेंस से जो हमारा सिलेबस होता है उस आधार पर मेहनत करके पूरा तराश करके हम लोग आपके सामने एक कोर्स लेकर आते हैं। और इसके अलावा फिर जो हमने मेहनत की होगी उसी मेहनत से हम लोग कमाते हैं भाई, ठीक है। उसका हमने शुल्क रखा, एक तरह से वही है जो गुरु दक्षिणा, कोई लोग आपके लिए कहते हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए, है ना। तो हमारा वो सिस्टम नहीं है कि आपके साथ हम इस तरह से खेलें कि पहले हम लोग आपको यूट्यूब में आकर आए और कहें कि मैं आपके लिए फ्री में क्लासेस चलाऊंगा और फिर बाद में आपके लिए कहें कि आप लोग जो है गुरु दक्षिणा मुझे दीजिए। भाई गुरु दक्षिणा और हमारी फीस में क्या अंतर है? हम लोग आपको सीक्वेंस से मेहनत करके सारा सिस्टम देते हैं और पूरी मेहनत करके जो सिलेबस होता है उस आधार पर पूरी चीज़ें देते हैं आपके लिए। वही कोई यूट्यूब पर आ जाते हैं, सीक्वेंस नहीं है, चीज़ें लेकर आ। बहुत अच्छी बात है अगर कोई मेहनत कर रहा है, उस पर मैंने प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो आप लोग हमें कह रहे हैं कि आप लोग उनसे सीखिए जो इस तरह से करते हैं। भाई वो लोग आपको किस तरह से पढ़ा रहे हैं और हम लोग किस तरह से, हमारा ये दिन भर, हम लोग आपके लिए दिन भर मेहनत करते हैं इस चीज़ में। तो इन चीज़ों पर आप लोग जो है इस तरह के कमेंट ना कीजिएगा, आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है। हम लोग दिल से मेहनत करते हैं, दिल से आपके बीच जो है कोर्स बनाते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए इतना मैटर बनाकर आते हैं और उसके बावजूद भी आपसे बस उसका मेहनत आना लेते हैं। तो आप लोग कहते हैं कि ये चीज़ें वो चीज़ें, तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है भाई लोगों। बाकी आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए 38 पर पहुंच गए हैं। ये बातें तो होती रहेगी, इतने दिनों बाद मिल रहे तो थोड़ी सी भड़ास मैं भी निकालूंगा, थोड़ी सी आपकी भी निकल रही होगी। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यानी कि 38 में है, और आज का सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और ये जो पहला क्वेश्चन है, ये दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि ल्वेथाप के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है। ल्वेथाप के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ऑप्शन ए में लाल रंग, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है लाल व काले रंग का प्रयोग, ऑप्शन सी में सफेद रंग और ऑप्शन आपको यहाँ पर डी में दिखाई दे रहा है गेरुए रंग का प्रयोग। तो आप लोग जानते हैं कि जो जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ ल्वेथाप की, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहे। ल्वेथाप की बात चल रही है तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो हमारा स्थल है ये हमारे पास प्रागैतिहासिक स्थल है। आप लोगों ने अगर उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा होगा तो उत्तराखंड के इतिहास को हम प्रागैतिहासिक, अदैतिहासिक, ऐतिहासिक काल में बांटते हैं। तो कुछ ऐसे हमारे पास स्थल मिले हैं जो बहुत पुराने थे, जहां पर उन लोगों की हमारे पास जानकारी मिलती है जो प्रागैतिहासिक काल के लोग थे। तो हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक स्थलों को अलग अलग विभाजित किया है, जिनमें आप लोगों ने देखा होगा जैसे हमारे पास लाखुडियार है, किमिनी गुफा है, ल्वेथाप है, पेटशाल है, ये सारी चीजें। तो उन्हीं में से एक दोस्तों ल्वेथाप भी है और यही ल्वेथाप हमारा, अगर जनपद की बात की जाए तो हमारे कहां पर है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अब ये जो ल्वेथाप है और ल्वेथाप में जो चट्टान है और इस गुफा से, क्योंकि इस दौरान देखो आदि मानव, जो मानव था उसने गुफाओं में ही चित्रकारी की है और वहीं से उनकी जानकारी हमको मिलती है, क्योंकि पूरा की पूरा जो प्रागैतिहासिक काल है एक तरह से पाषाण पर आधारित है, पत्थरों से सारी चीजें मिलती है। तो गुफाओं से ये चीजें मिली हैं। तो ल्वेथाप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अगर आप लोग जा रहे होंगे ऑप्शन ए के साथ,
अगर इसके शब्द पर भी आप जा रहे होंगे, लुएथाप, लुएथाप का मतलब खून के धब्बे, समझ गए आप, खून के धब्बे, लुए गढ़वाली में खून के बोलते, थाप मतलब जो इस प्रकार से बनाई जाती है धब्बे, तो लुएथाप यानी खून के धब्बे। तो ये जो आपको लुएथाप जगह दिखाई दे रही है, ये जो चट्टान है ये पूरी की पूरी पीली है, पीली चट्टान होती है ना, पीली धारदार चट्टान है, बिल्कुल इस प्रकार से बनी, पूरी पीली कलर की बनी हुई है। और इसी पीली कलर पे दोस्तों यहाँ पर लाल रंग का जो है कलर इस्तेमाल किया गया है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार के फिर इसके ऊपर चित्र बने होंगे ऐसे करके, ये वाले इस तरह के चित्र बने हुए है ना, पूरी पीली धारदार चट्टान पर सिर्फ और सिर्फ लाल रंग के चित्र। तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, लाल रंग का यहाँ पर दोस्तों लुएथाप में प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहे मेरे साथ साथ। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यानी कि कंचनजंगा पुस्तक के लेखक कौन है। कंचनजंगा पुस्तक आपसे पूछा है और आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। और ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हुकम सिंह रावत जी है, ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहे हैं हरीश सिंह रावत, ऑप्शन सी में लवराज सिंह, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। शायद मैंने ये क्वेश्चन आपसे पहले भी करवाया है, जिन लोगों ने लगातार मेरी 37 जो मेरे इससे पहले आ चुके हैं सेशन, उनको अगर अच्छे से पढ़ा होगा, रटा होगा, तो इस क्वेश्चन में उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। भाई सिंपल सी बात है, जो लोग आप ऑप्शन ए में जा रहे हैं यानी कि हुकम सिंह रावत जी, ये जो हुकम सिंह रावत है ये दोस्तों पिथौरागढ़ के हैं, पिथौरागढ़ के निवासी है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनसे याद रखना है, तो आपको याद रखना है पर्वतारोही से, ये इनका जो पेशा है वो पर्वतारोही है। खासतौर से आपने नाम सुना होगा पंचाचूली, जो पंचाचूली है ये हमारी पिथौरागढ़ जनपद में ये चोटी है, पिथौरागढ़ जनपद में हमारा पर्वत है, 6904 इसकी मीटर ऊंचाई है। पेपर में 2-3 बार पूछा भी जा चुका है। कहा जाता है कि इस चोटी पर सबसे पहला सफल अभियान भी इन्हीं के द्वारा यानी कि हुकम सिंह रावत जी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे इन्होंने यहाँ पर चोटियों पर अपनी फतेह हासिल की है। तो इसी के लिए इनका जो योगदान था पर्वतारोहण के रूप में 1992 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, इस प्रकार के आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोग जिन्होंने नहीं नोट किया यहाँ पर देख सकते हैं, हुकम सिंह रावत पिथौरागढ़ के दरकोट गाँव में इनका जन्म हुआ था, पर्वतारोही है, पंचाचूली शिखर पर सर्वप्रथम इनका आरोहण माना जाता है और 1992 में पद्मश्री से सम्मानित हुए। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा, इसमें आपको ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। हरदेवल पर्वत की ऊंचाई कितनी मीटर है। हरदेवल पर्वत आपसे पूछा है चमोली जनपद का, और आपको सिंपल सी इसकी ऊंचाई बतानी है कि कितनी मीटर ऊंचाई है। इंपॉर्टेंट है, सुर्खियों वाले पर्वत है तो ऊंचाई भी इस तरह से पूछा है। हाल ही में हाथी पर्वत चमोली जनपद में है, हाथी पर्वत शायद पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस पर बड़ा जबरदस्त स्लाइड हुआ था। इस हाथी पर्वत से दोस्तों एक हमारा एनएच गुजरता है और वो सीधा कहां पर जाता है, तो मैंने आपको पिछली बार कहा था उसे अवश्य देखिएगा। आज भी प्रश्न छोड़ रहा हूं क्योंकि पिछली बार मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया था, तो वहां पर स्लाइड हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट था, सुर्खियों वाला था। फिलहाल हरदेवल पर्वत का आप लोग यहाँ पर बताइए कि कितनी मीटर ऊंचाई है। ऑप्शन देखिए 71, 51, 72, 45, 75, 78 या फिर 76, 77, ये सारी की सारी दोस्तों मीटर में है। ऊपर मैंने लिखा हुआ है ऊंचाई कितनी मीटर है, तो जो जा रहे होंगे ऑप्शन है यानी कि 71, 51 पर वो बिल्कुल सही जा रहे हैं एकदम। सभी से इसको याद कर लीजिए, हरदेवल 71, 51 के साथ मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, इसमें तो मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे सारे इंपॉर्टेंट होते हैं भाई मेरे क्वेश्चन। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है, आप लोगों को इसका जवाब देना है। बहुत ही आसान है, सिंपल सा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग, कुछ लोग बहुत तेज होते हैं, कुछ लोग दिमाग लड़ा रहे होंगे कि मुझे हमें पता है कि सर सिर्फ उत्तराखंड के क्वेश्चन लाते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा, इनमें से कोई नहीं यानी कि उत्तराखंड होगा। भाई इतना तेज दिमाग भी नहीं दौड़ाना है, तो फटाफट से जवाब दीजिए आप लोग, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो जा रहे होंगे यानी कि ऑप्शन डी, बिल्कुल भाई वो सही जा रहे हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका यानी कि उत्तराखंड। ये जो हमारा अपना उत्तराखंड है, इसी अपने उत्तराखंड में क्या हुआ है यानी कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, अगर हिंदी में कभी आए तो परागण, इसको कहते हैं परागण पार्क। तो पॉलिनेटर पार्क या परागण वाला ये हमारे उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। अब उत्तराखंड में भी कहाँ पर इसको स्थापित किया गया है, तो भाई याद रखिएगा, कई बार अगर अंदर ही से पूछे तो हल्द्वानी याद रखेंगे, और हल्द्वानी आपको पता ही है हमारा नैनीताल में जा। हल्द्वानी में भी दोस्तों लगभग 4 एकड़ के आसपास इस पार्क को स्थापित किया गया है। इतने बड़े क्षेत्र में यहाँ पर लगभग 50 से अधिक प्रजातियां हैं पुष्पों की, तो उनमें किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा आप ये भी याद रखेंगे कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, यानी कि जो ये परागण वाला या जो पॉलिनेटर पार्क है, इसका उद्घाटन हल्द्वानी में किसके द्वारा किया गया, तो आप याद रखेंगे पीटर स्मेटासेक के द्वारा।
ये वही शख्स है दोस्तों जो तितलियों के बहुत बड़े संरक्षक माने जाते हैं ना। तितलियों के लिए बहुत बड़ा काम किया है पीटर स्मिटा-शेक के द्वारा। तो इन्होंने ही जो हमारा यहाँ पर ये जो पार्क बन रहा है इसका उद्घाटन इनके द्वारा ही किया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस साल सुर्खियों में रहने वाला क्वेश्चन है। बालिका दिवस, बालिका दिवस, अब जैसे मैं बालिका दिवस कह रहा हूं तो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि बालिका दिवस होता कब है। अगर आप लोगों को बालिका दिवस पता ही नहीं होगा तो फिर इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। खासतौर से दिवस आपकी उंगलियों पर रटे होने चाहिए भाई। पेपर एकदम नजदीक है, एनर्जी लेवल बहुत ऊंचा होना चाहिए। जो मुरझा गया इस समय उसका लेवल बिल्कुल मुरझाता हुआ चला जाएगा। आप लोगों को एनर्जी लेवल बनाए रखना है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, बालिका दिवस पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की सीएम या फिर मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था, और उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को किसी को गलत नहीं करना चाहिए। मैंने इसीलिए जानबूझकर एक ही नाम दिया है ताकि आप लोगों के दिमाग में वही नाम चले जाए। बहुत बार क्या होता है यहाँ दूसरा दूसरा तो गड़बड़ याद हो जाता है। ऑप्शन देखो, पहले क्या है, सृष्टि गोस्वामी है, सृष्टि गोस्वामी, सृष्टि रावत, सृष्टि नेगी, सृष्टि भंडारी। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। और आसान क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ बालिका दिवस, और आप लोग जानते हैं कि बालिका दिवस यानी कि जो हमारा 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसी बालिका दिवस के अवसर पर इनको एक दिन का मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्रदान हुआ था। और जो लोग जा रहे होंगे आप ऑप्शन किसके साथ, ए के साथ, सृष्टि गोस्वामी जी के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे। यही दोस्तों जो सृष्टि गोस्वामी जी है, आपको याद रखना है कि 2018 में यही सृष्टि गोस्वामी यानी कि विधायिका के लिए भी चुनी गई, बाल विधायिका भी ये बनी थी। समझ गए आप, उत्तराखंड विधानसभा में बाल विधायिका के लिए भी इनको नामित किया गया था, और 2021 में इनको सीएम के लिए। बाकी थोड़ा सा ये भी देख लीजिए इनके बारे में भाई, ये हरिद्वार की है, एक चीज याद रखिएगा, 2018 में बाल विधानसभा में बाल विधायिका चुनी गई थी। इसके अलावा 2019 में गर्ल्स इंटरनेशनल लीडरशिप के लिए थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। किसके लिए किया गया था, तो देख लीजिए, गर्ल्स इंटरनेशनल लीडरशिप के लिए थाईलैंड, याद रखिएगा, थाईलैंड जगह पूछ सकता है, और भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके अलावा दूसरी चीज क्या याद रखेंगे, दूसरी यही भाई, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक दिन के लिए इन्हें उत्तराखंड के सीएम बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी इस तरह के बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे तो आपको समय लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, पहले भी मैं करवा चुका हूं। कामधेनु संहिता, इतना याद रखने की जरूरत है। ये जो कामधेनु संहिता है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, रमेश पोखरियाल, रमेश सेमवाल, रमेश भट्ट, रमेश कोश्यारी। आसान क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका जवाब दीजिए। और आप लोग इसका जवाब भी दे रहे होंगे, पहले भी मैं आपको पूछ चुका हूं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं। तो जो लोग आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे होंगे यानी कि रमेश सेमवाल जी के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका यानी कि ऑप्शन बी, रमेश सेमवाल जी। तो कामधेनु संहिता रमेश सेमवाल जी की है। अगला क्वेश्चन है, अनुभव के आकाश में। इस पर भी ज्यादा समय लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और मैं जिसमें इंपॉर्टेंट दोस्तों लगा देता हूं उसको आप मेरे साथ ही रटने का प्रयास कीजिएगा। वैसे सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां लगता है वहां रटने का प्रयास मेरे साथ कीजिए। इंपॉर्टेंट किस पर लगा है, तो अनुभव के आकाश में लगा है। ये कविता है अनुभव के आकाश में, किसके है, इसका रचनाकार कौन है? ऑप्शन देख रहे होंगे, लीलाधर जगुड़ी, अभो दुनियाल, मंगलेश डबराल, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और जो लोग जा रहे होंगे यानी कि ऑप्शन ए के साथ, लीलाधर जगुड़ी जी के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अनुभव के आकाश में मेरे शब्द कानों में गूंजने चाहिए। अनुभव के आकाश में जो कविता है वो लीलाधर जगुड़ी जी की है। खत्म, याद होना चाहिए बस। आगे बढ़ते हैं अगली उसकी ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में दोस्तों आपके पास ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तराखंड का ऐसा जनपद जो अंतरराष्ट्रीय, देखो शब्द कहां पर जाना है, यहां पर जाना है, अंतरराष्ट्रीय, और दूसरा क्या पूछा है, अंतरराज्य। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो आपको बताना है कि ऐसा इनमें से कौन सा है जो दोनों बना रहा है। देहरादून है, उत्तरकाशी है, चमोली है, और इनमें से पिथौरागढ़ है। अगर आप लोगों को नक्शा, बार बार बोलता रहता हूं कि उत्तराखंड का नक्शा याद होना चाहिए, जिसको उत्तराखंड का नक्शा पूर्ण रूप से याद नहीं है वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं कर सकता है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारा दोस्तों यानी कि चीन है, ये वाला, और ये हमारा नेपाल है, और ये हमारा जो है ये वाला, ये यूपी है, और ये हमारा एचपी है। अब आपको बताना क्या है, जो अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय यानी कि चाइना से, नेपाल से है। तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो एक तो पिथौरागढ़ है जो यहां से भी बना रहा है और यहां से भी, लेकिन ये दोनों, पिथौरागढ़ क्या है, दोनों अंतरराष्ट्रीय से बनाने वाला है, चीन से भी नेपाल से भी। तो ये तो 2 वाला है, इसको हटाओ। दूसरा आपको यहां पर दिखेगा उधम सिंह नगर, ये वाला,
उधम सिंह नगर देखिए दोस्तों, यहाँ से बना रहा है नेपाल से, यहाँ से बना रहा है यूपी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक तो ये वाला हो गया, यानी कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य, अंतरराष्ट्रीय नेपाल के साथ, अंतरराज्य यूपी के साथ। और दूसरा देखिए आप यहाँ पर, अब जो ये चीजें मैं सीधा सीधा मोटे मोटे तौर पर ले रहा हूँ, ये हमारा उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी यहाँ से चाइना के साथ, यहाँ से एचपी के साथ, तो एक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आंसर आपका उत्तरकाशी हो जाएगा। इधर से चाइना के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है, इधर से अंतरराज्य सीमा एचपी के साथ बना रहा है। बाकी जो देहरादून है दोस्तों, देहरादून यहाँ पर एचपी के साथ या यूपी के साथ, ये एकमात्र ऐसा है जो दोनों स्टेट के साथ बॉर्डर बनाने वाला है, यूपी के साथ भी इसके साथ भी। तो सिंपल सा है, जिसको नक्शा याद होता है कभी गलती नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या निकलेगा? उत्तरकाशी। अगर उधम सिंह नगर भी होता तो ये भी राइट आंसर होता, क्योंकि उधम सिंह नगर नेपाल से भी बना रहा है, यूपी से भी बना रहा है, उत्तरकाशी चाइना से भी बना रहा है, एचपी से भी बना रहा है। तो दो जिले हमारे पास ऐसे, जिनमें से एक यहाँ पर आपको जवाब देना था, यानी कि उत्तरकाशी का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। अगला प्रश्न देखिए, दुर्मिताल। दुर्मिताल बहुत बार आपके सामने पढ़ा चुका हूं। दुर्मिताल तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दुर्मिताल किस जनपद में स्थित है। ये वही दुर्मिताल है जिसको दोस्तों गौना झील के नाम से भी जाना जाता है, इसी को दोस्तों विरही ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो दुर्मिताल, विरही ताल और गौना ताल ये सारे के सारे एक ही हैं। और दोस्तों ये जो ताल बना हुआ है दुर्मिताल, ये चमोली जनपद में है। अगर आपको पता होगा विरही गंगा यहाँ पर आती है, इसके अलावा और बहुत सारी सहायक नदियां हैं, और इन सभी नदियां से यहाँ से इस प्रकार से ये विरही गंगा बहा करती थी। और इस स्थान पर यहाँ पर दुर्मी गांव है, और इस स्थान पर यहाँ पर गोना गांव है। अब दोस्तों हुआ क्या था, यहाँ पर स्लाइड हुआ, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, इसलिए आज ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। तो इस स्लाइड के कारण यहाँ पर जो इसका मार्ग था ये अवरुद्ध हो गया था, और इसी नदी से फिर यहाँ पर ये ताल बना था। इसी को यहाँ के लोग जब टूट गया था, दुर्मी वाले दुर्मिताल के नाम से, गोना वाले गोनाताल के नाम से, आगे नदी बह रही है विरही, तो विरही ताल के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी चमोली जनपद। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये दोस्तों आखिरी क्वेश्चन भी है। आज मैं 10 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ चुका हूं इंपॉर्टेंट, और 10वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे गर्म महीना कौन सा माना जाता है। आजकल आप लोग झेल भी रहे होंगे और आप लोगों ने महसूस भी कर दिया होगा, आजकल वैसे तो सारे के सारे गर्म महीने लग रहे हैं। ये जो जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई के महीने में हालत खराब हो रही है, मई के महीने में हालत खराब हो गई, जून में तो हालत खराब हो गई। अब बताएं तो बताएं कि इसको गर्म महीना है ना, अगर नए तापमान मापे जाए तो पता नहीं कौन सा निकल जाएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों ऑप्शन ए जून को उत्तराखंड का सबसे गर्म महीना माना जाता है, जनवरी को उत्तराखंड का सबसे ठंडा महीना माना जाता है। तो इस तरह से आपको ये चीजें भी दोस्तों याद होनी चाहिए। बाकी मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें दोस्तों इतना ही है। बाकी आपसे मुलाकात होगी अब कल इसी टाइम पर, यानी कि रात को 8 बजे। तो प्लीज आप लोग रात को 8 बजे जरूर जुड़िएगा, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि हम लोग अब रात को 8 बजे यहाँ पर आपसे जुड़ते हैं। बाकी आपके बीच आने वाले हैं सुभाष सर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी, आप सभी को गुड इवनिंग। थोड़ा बीच में गैप हो गया था, थोड़ा ज़्यादा 10-12 दिन के आसपास हम नहीं आ पाए थे, तो बंद कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं। बाकी इसी तरह से आपके दोस्तों, आप टाइम भी हमने थोड़ा चेंज कर लिया है। आप सभी को सर ने बता दिया होगा कि आज से हम दोस्तों कब शाम को 8 बजे से लाइव आएंगे उत्तराखंड और हिंदी की, उसी तरह से जिस प्रकार से हमारी सीरीज सुबह चलती थी 9 बजे से, तो उसी तरह से दोस्तों हमारा थोड़ा टाइमिंग चेंज हो गया। बाकी चीज़ वही है, उत्तराखंड और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो उसी सीरीज को दोस्तों हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से। बाकी सारे बैच के बारे में भी सर ने आपको बोल दिया होगा, हम एक बैच भी शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड और हिंदी के लिए ऑनलाइन बैच, उसकी डिटेल दोस्तों आपको सर ने बता दी होगी। बाकी आप चीज़ें हम आपको बता देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, हिंदी की 27वीं सीरीज आज चल रही है, इससे पहले 26 हम कर चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ऑनलाइन उत्तराखंड और हिंदी क्लासेस करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है दोस्तों, यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है, आप सभी को कमेंट करना है पिछली की तरफ। पिछली मैं आपको बता ही चुका हूँ। देखिए पहला प्रश्न देखिए आज का, प्रश्न नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी नहीं है। शुद्ध वर्तनी नहीं है का मतलब आपको दोस्तों पूछा गया है कि कौन सी
अशुद्ध वर्तनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में भी है ये चीज़, तो आप दोस्तों इस पर विशेष तौर पर फोकस करें। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पेलिंग एरर जो चीज़ें हैं हिंदी के अंदर, वो चीज़ें दोस्तों आपको पढ़नी है। पहला देखिए, महात्म्य, ठीक है, प्रकारांत, ठीक है, निर्वैयकता, वैयकता, वैयक्तता, ठीक है, सुषुप्ति दोस्तों ये हमारा ऑप्शन गलत है। सुषुप्ति किस प्रकार से लिखा जाता है? सुषुप्ति दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ पर हमारा कौन सा आ जाएगा? मूर्धा वाला श आ जाएगा, तो विकल्प हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये हमारी अशुद्ध वर्तनी है, ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिनका भी डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही है। इसका आप लोग कमेंट कीजिए, पहले मैं आपको बताऊंगा, इसका कमेंट करें आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, हरि आप हरो जनरी भीर किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। दोस्तों आपको ये बताना है कि इनमें से किस साहित्यकार की ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आप देख लीजिए विकल्प में क्या क्या है, रविदास, मीराबाई, रहीमदास और कबीरदास। तो आप बताइए इसमें ये किसका है? हरि आप हरो जनकी भीर या जनरी भीर, इसका विकल्प आप लोग बताएं, क्या इसका सही आंसर क्या होगा? रविदास, मीराबाई, रहीमदास या कबीरदास। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है मीराबाई दोस्तों, उनका बिल्कुल सही है। ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। और हरि का मतलब दोस्तों यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? कृष्ण के लिए। आप सभी को पता है मीराबाई कृष्ण मार्गी शाखा की प्रमुख कवित्री है भक्ति काल की, तो इनके बारे में दोस्तों आप लोग इनका जीवन परिचय पढ़ लें, इनकी रचनाएं और इनसे संबंधित जो इनकी पंक्तियां हैं उनको भी आप लोग दोस्तों पढ़ लीजिए। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है? और ये पूछा गया है दोस्तों अर्थ की दृष्टि से। वाक्य के दो प्रकार के भेद होते हैं, आप सभी को पता है। एक तो होता है दोस्तों हमारा संरचना के आधार पर भेद, तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। दूसरा भेद है दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य, और अर्थ के आधार पर वाक्यों के दोस्तों 8 भेद होते हैं। तो आपको यहाँ पर अर्थ के आधार पर बताना है कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है। विधानवाचक, विधिवाचक, संदेहवाचक या ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करें इसमें से सही आंसर क्या होगा। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। अब इसमें दोस्तों आपको क्या दिख रहा है? ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इसमें हमें क्या दिख रही है? आशा दिख रही है, या तो हमें होप दिख रही है, या इच्छा दिख रही है। तो जहां पर भी आशा, इच्छा, इस प्रकार की चीजें दिखाई दे, इस प्रकार के वाक्य दोस्तों किस प्रकार के वाक्य होते हैं? इच्छावाचक प्रकार के वाक्य होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इच्छावाचक। और इच्छावाचक इनमें से है नहीं, तो ऑप्शन डी दोस्तों इनमें से कोई नहीं हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन, क्रिया के आधार और समय बताने के लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कारक भी आपके सिलेबस में है, तो कारक से भी इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, या तो परिभाषा से, या दोस्तों आपको पूछा जा सकता है एग्जाम्पल। कोई आपको वाक्य दे देगा तो आपको पूछ लेगा कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह है। तो यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया है कि क्रिया का जब हमें आधार और समय, या एक चीज और है स्थान, जब क्रिया का आधार, समय और स्थान बताना हो तो किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए अधिकरण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, या ऑप्शन डी है दोस्तों संप्रदान कारक। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यदि संप्रदान कारक की बात करें तो संप्रदान कारक का प्रयोग कहाँ होता है? जहां पर दोस्तों देने का भाव हो, जहां पर कोई चीज देने का भाव हो वहां पर दोस्तों हमारा संप्रदान कारक होता है। अपादान का आपको पता ही है, अपादान का मेन चीज कहां पर यूज होता है? अलगाव के भाव में। जहां पर अलगाव हो रहा हो, तुलना हो रही हो, डरने का भाव हो, शर्माने का भाव हो, बचाने का भाव हो, या टूटने का भाव हो, वहां पर दोस्तों अपादान कारक चिन्ह हो। अधिकरण का कारक चिन्ह, अधिकरण का प्रयोग कहां पर होता है दोस्तों? अधिकरण के कारक चिन्ह क्या है? मैं, पे और पर। मैं, पे और पर, इन कारक चिन्हों का प्रयोग दोस्तों वहां पर होता है जहां पर हमें क्रिया का क्या बताना होता है? क्रिया का आधार बताना होता है, या क्रिया का समय बताना होता है, क्रिया का स्थान बताना होता है। तो उसके लिए दोस्तों हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? अधिकरण कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए किताब मेज पर रखी है। अब दोस्तों क्या है? किताब कहां पर रखी है? वो स्थान बता रहा है कि कहां पर रखी है, मेज पर रखी है। मैं
सायकाल में घूमने जाता हूँ। इस वाक्य में देखिए घूमने जाता हूँ के साथ में मैं, सायकाल यूज हुआ ना, सायकाल मैं घूमने जाता हूँ। अब क्या बता रहा है, घूमने का समय, सायकाल में घूमने जाता है। यहां पर देखिए इस कारक चिन्ह का प्रयोग किसके साथ हुआ है, क्रिया के समय को सूचित करने के लिए। या बंदर डाल पर बैठा है, तो बंदर के जो बैठने का जो बेस है, जो स्थान है, उसको सूचित कर रहा है। तो इस प्रकार की चीजें दोस्तों हमारे अधिकरण कारक चिन्ह में होती हैं। बाकी संबंध कारक का प्रयोग वाक्य के अंदर ही संज्ञा सर्वनाम के बीच में संबंध बताने के लिए किया जाता है। और कारक चिन्ह आप सभी को पता होंगे, का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। अगला देखिए 5वां क्वेश्चन, निम्न में देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द नहीं है। सबसे पहले दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि देशज शब्द होते क्या हैं। देशज का मतलब है ऐसे शब्द, ये कैसे बना है देखिए, देश धन जो, देश यानी देश की सीमा के अंदर, जो यानी जन्मा हुआ, यानी ऐसे शब्द जो देश की सीमा के अंदर जन्मे हुए हैं, ऐसे शब्दों को दोस्तों कहा जाता है देशज शब्द। अब आप बोलेंगे संस्कृत भी देश की सीमा के अंदर जन्मी है, तो उसे देशज क्यों नहीं कहते हैं। तो देशज का मतलब है दोस्तों, मतलब देश के अंदर तो जन्मे हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में या लोकल बोलियों में, एक लोकल क्षेत्र के अंदर कुछ शब्द प्रचलित हो गए, लेकिन बाद में वो इतने फेमस हो गए हैं कि वो हिंदी भाषा में आ गए हैं। तो ऐसे शब्दों को दोस्तों कहा जाता है देशज शब्द। पहले लोकल भाषा या क्षेत्रीय बोलियों से चले हैं, लेकिन प्रचलित होते होते वो हिंदी भाषा के अंदर आ गए हैं। तो ऐसे शब्दों को दोस्तों कहा जाता है देशज शब्द। या आप बोल सकते हैं जिन शब्दों का स्रोत क्या हो, अज्ञात हो, वो देश के अंदर कहाँ पैदा हुए हैं इसका पता न चले, तो ऐसे शब्दों को दोस्तों कहा जाता है देशज शब्द। अब देखिए कौन सा नहीं है। थैला दोस्तों हमारा देशज शब्द है, लोटा हमारा देशज शब्द है, टांग हमारा देशज शब्द है, बीबी दोस्तों हमारा देशज शब्द नहीं है, बल्कि ये किस प्रकार का शब्द है, ये विदेशज शब्द है। यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, विदेश से मानी जाती है। और विदेशज में भी दोस्तों ये हमारे तुर्की मूल का शब्द है, यानी तुर्की भाषा से ये शब्द हिंदी भाषा के अंदर शामिल हुआ है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, बीबी, ये हमारा देशज शब्द नहीं है बल्कि विदेशज शब्द है। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 6वां भी। गुरुतम ये शब्द है दोस्तों, गुरुतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। दोस्तों यहां पर एक शब्द दिया गया है गुरुतम, आपको बताना है कि ये गुरुतम शब्द विशेषण की कौन सी अवस्था में आता है। विशेषण की दोस्तों 3 अवस्थाएं होती हैं, आप सभी को पता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आप जैसे देखिए यहां पर इस एग्जाम्पल की बात करें, तीव्र, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, तीव्र। तीव्र क्या है, एक प्रकार का दोस्तों क्या है, विशेषण शब्द है। देहरादून एक्सप्रेस तीव्र रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी की विशेषता बताने के लिए तीव्र शब्द का प्रयोग किया गया है। और रेलगाड़ी संज्ञा शब्द है, आपको पता है कि तीव्र क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा। दीर्घ देखिए, दीर्घ क्या है, एक प्रकार का विशेषण शब्द है। तो ये दोस्तों तीव्र और दीर्घ अपने मूल रूप में हैं। अब जब इनमें दोस्तों हम क्या करते हैं, जब इनमें हम तर प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए बन जाएगा तीव्रतर, तीव्रतर। अब तीव्रतर जैसे ही दीर्घतर, ये भी बन जाएगा किस प्रकार से, दीर्घतर। जैसे ही दोस्तों हम इनमें तर प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये विशेषण की कौन सी बन जाती है, उत्तरावस्था बन जाती है। और जैसे ही दोस्तों इनमें हम तम जोड़ेंगे, तीव्रतम, तो तीव्रतम लिखते ही या दीर्घतम लिखते ही ये हमारी बन जाएंगी विशेषण की उत्तमावस्था। तो ये दोस्तों 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं। तो गुरुतम बोला गया है, तो गुरुतम किस प्रकार की हो जाएगी, उत्तमावस्था हो जाएगी। तो इस प्रकार से बन जाएंगी इनकी 3 ही अवस्था, गुरु, गुरुतर और हमारा दोस्तों बन जाएगी उत्तरावस्था में गुरुतम। तो गुरु एक प्रकार का विशेषण शब्द है, बड़ा इसका अर्थ होता है, गुरुतर, गुरुतम, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उत्तमावस्था। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, पंक्तियों में दोस्तों आपको अलंकार बताना है। अलंकार भी आपके सिलेबस में है, तो आप दोस्तों इनको भली भांति तैयार कर लीजिए। रूपक अलंकार, प्रतीप अलंकार, यमक अलंकार, या आपका है ऑप्शन डी, उपमा अलंकार। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, दोस्तों ये बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं। ये लिखी हैं दोस्तों पंक्तियां मीराबाई जी ने।
मीराबाई की पंक्तियां हैं और मीराबाई के भी आपके सिलेबस में है, तो इस प्रकार की पंक्तियां भी आपको पूछी जा सकती है। यदि हम अलंकार की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रेम रतन धन, प्रेम रतन धन का मतलब हुआ प्रेम रतन रूपी धन, प्रेम रतन रूपी धन, यानी जो प्रेम रतन और यहाँ पर धन दोनों एक ही बताए गए हैं। उपमान और उपमेय दोनों दोस्तों यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, प्रेम रतन ही धन है और धन ही क्या है, प्रेम रतन है। तो जहां पर भी इस प्रकार की चीजें आपको दिखाई दे, रूपी वाली चीजें, प्रेम रतन रूपी धन, रूपी यानी ये यही है या ये यही है, दोनों में समानता की बात की गई है। तो इस प्रकार की चीजों में दोस्तों कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि हम परिभाषा की बात करें तो जहां पर उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए, उनके बीच का दोस्तों जो अंतर है वो समाप्त हो जाए, तो वहां पर दोस्तों हमारा होता है रूपक अलंकार। और वहां पर दोस्तों आपको इस प्रकार की चीजें जरूर दिखाई देंगी, रूपी। और जहां पर भी आपको सी वाचक शब्द दिखाई देगा वहां पर दोस्तों हमारा क्या होता है, तुलना होती है और विशेषकर उपमा अलंकार होता है। यदि उपमा का उल्टा हो जाए तो आपको प्रतीप अलंकार भी देखने को मिल सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिनका भी ऑप्शन ए है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए 8वां क्वेश्चन, वाक्य में मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए वाक्य में पदों की परस्पर संगति या मेल को क्या कहा जाता है। दोस्तों वाक्य के कुछ तत्व होते हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। 6 अनिवार्य तत्व होते हैं वाक्य के अंदर। तो इसी प्रकार का एक तत्व दोस्तों कौन सा होता है, यहाँ देखिए वाक्य में जो शब्द होते हैं, वाक्य के अंदर जितने भी दोस्तों शब्द होते हैं उनको कहा जाता है पद। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वाक्य में पदों की जो परस्पर संगति होती है या मेल होता है उसको क्या कहा जाता है। और दोस्तों ये मेल भी कैसा होता है, ये व्याकरण के आधार पर या व्याकरण के नियमों के आधार पर मेल होता है। तो आप मूल तौर पर यह पूछा गया है कि वाक्य में जो पद होते हैं उनमें जो व्याकरण के नियमों के आधार पर संगति या जो मेल होता है उसे क्या कहा जाता है, योग्यता, अन्विति, आसक्ति या सार्थकता। तो इसका आप लोग आंसर दीजिए कि व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य के पदों की जो परस्पर संगति होती है या मेल होता है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ये है राम खेलता है, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, मान लीजिए। अब यहाँ देखिए कर्ता क्या है, कर्ता पुल्लिंग एक वचन है, तो हमारा जो क्रियारूप होगा, क्रियारूप भी दोस्तों कैसा होगा, पुल्लिंग एक वचन होगा। राम खेलते हैं नहीं हो जाएगा, क्योंकि कर्ता कैसा है, कर्ता एक वचन में है, पुल्लिंग है, तो क्रिया देखिए खेलता और है। यहाँ पर खेलता क्या है, पुल्लिंग क्रिया रूप है। देखिए है भी पुल्लिंग है पुल्लिंग है, लेकिन एक वचन में भी है तो कुछ पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में एक ही होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्रिया एक वचन, कर्ता एक वचन है, तो यहाँ पर है का प्रयोग किया गया है। यदि यहाँ पर हम सीता कर दें तो सीता क्या हो जाएगा, खेलती है। यदि वे कर दें तो वे खेलते हैं हो जाएगा। तो इस प्रकार की दोस्तों व्याकरण के अनुसार वाक्य के पदों के अंदर जो अन्विति या जो मेल होता है उसे दोस्तों कहा जाता है ऑप्शन बी, अन्विति। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है, जिनका बी है दोस्तों उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए, निम्न में अविकारी शब्द का प्रकार नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। शब्द व्याकरणिक प्रकार के आधार पर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आप सभी को पता होंगे विकारी शब्दों के भी 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं, कहीं कहीं पे हमें 5 भी मिलती हैं, तो हम 5 के 5 पढ़ लेते हैं। विकारी के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी के अंदर दोस्तों कौन कौन से, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और अवधारणा बोधक। तो ये हमारे दोस्तों 5 प्रकार किसके हैं, अविकारी शब्दों के हैं। 4 प्रकार यहाँ पे और 5 प्रकार यहाँ पे। अब देखिए ऑप्शन बी दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है विशेषण। विशेषण दोस्तों इसका क्या होगा, प्रकार नहीं होगा, क्योंकि विशेषण विकारी शब्दों का एक प्रकार है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये विकारी शब्दों के प्रकार हैं, तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 10वां और आज का लास्ट प्रश्न देखिए, उपन्यास पढ़ा गया, वाक्य में वाच्य का प्रकार दोस्तों आपको बताना है। वाक्य देखिए उपन्यास पढ़ा गया,
आपको बताना क्या है वाच्य, और वाच्य क्या होता है, क्रिया का रूपांतरण होता है। यानी वाक्य के अंदर आपको देखना पड़ता है किस चीज़ की भूमिका ज़्यादा है, कर्ता की, कर्म की या भाव की। तो इसी आधार पर दोस्तों हम वाच्य का प्रकार बताते हैं। यहाँ पर देखिए उपन्यास पढ़ा गया। अब दोस्तों इस वाक्य के अंदर कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं है, इसका मतलब है कर्तृवाच्य ये नहीं होगा, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता जरूर होता है। अब उपन्यास क्या है, उपन्यास कर्म है। अब देखिए, अब हमें यह देखना होता है कि क्रिया का जो लिंग और वचन है वो कर्म के अनुसार है या किसके अनुसार है। तो यहां पर देखिए उपन्यास किस प्रकार का, उपन्यास का लिंग क्या है, पुल्लिंग है, तो उपन्यास पढ़ा गया हो जाएगा। अब यदि यहां पर मैं कविता रख दूं, मान लीजिए मैंने कविता रख दिया, अब देखिए कविता पढ़ा गया तो नहीं होगा, क्योंकि कविता किस प्रकार का शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो कविता किस प्रकार का होगा, कविता पढ़ी गई। यानी लिंग, ये देखिए क्रिया रूप, हमको क्रिया रूप देखना होता है कि पीछे क्रिया रूप कहां से आ रहा है। देखिए क्रिया रूप कहां से आ रहा है, पढ़ी गई कैसे हो गया ये, क्योंकि यहां पर कर्म क्या है, स्त्रीलिंग है, तो कविता जैसे ही आएगा तो वहां पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, पढ़ी गई। यहां पर देखिए उपन्यास है, उपन्यास पुल्लिंग है, तो क्या होगा, पढ़ा गया। पत्र क्या है, देखिए पत्र, पत्र भी हमारा कर्म है, किस प्रकार का कर्म है, पुल्लिंग कर्म है, तो पत्र लिखा गया। ये देखिए पत्र पुल्लिंग है तो लिखा गया। कविता लिखी गई, कविता पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई, उपन्यास लिखा गया, ग्रंथ पढ़ा गया। तो जो चीज़ें जो कर्म पुल्लिंग है तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जब भी हमें क्रिया रूप दिखाई देता है तो वहां पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। और कर्मवाच्य में क्रियाएं सदैव दोस्तों क्या होती हैं, सकर्मक होती हैं, यानी कर्म जरूर होगा, कर्ता हो या न हो दोस्तों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों थोड़ा और डिटेल में भी हैं, कभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के दोस्तों हिंदी की 15-10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में दोस्तों इतना ही है। बाकी आपको फिर हम इसी तरह से मिलते रहेंगे रोजाना शाम को 8 बजे। और दोस्तों टाइम चेंज हो गया है, आप सभी को पता है, क्योंकि थोड़ा सुबह हमारी क्लासेस चलती हैं तो क्लास हो नहीं पाती हैं, तो हमने फिर तय किया है कि 8 बजे दोस्तों आपकी क्लास चलेंगी। तो शाम को 8 बजे हम आपको मिलेंगे बिल्कुल लाइव। तो दोस्तों आप लोग मेहनत करते रहिए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, केवल दिसंबर के आसपास का समय है, क्योंकि 4-5 महीने ही ज़्यादा आपके पास हैं। तो इस टाइम का दोस्तों सदुपयोग कीजिए और लगातार अपनी तैयारियों में जुटे रहिए। बाकी यदि आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस भी करनी है तो आप लोग दोस्तों हमें मैसेज कर सकते हैं, मैसेज व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। और बाकी दोस्तों इसी तरह से फिर हम तैयारी करते रहेंगे और चीज़ें आगे बढ़ते रहेंगी। तो तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड।